हेलो एवरीवन। तो आज हम दोबारा रिदम्स ऑफ राइम्स पर आए हैं अनफिल्टर्ड टॉक करने के लिए। और इस अनफिल्टर्ड टॉक की जो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है, एंग्री यंग मैन ऑफ बॉलीवुड, जो कि ऑब्वियसली यूजुअली अमिताभ बच्चन को बोला जाता है एंग्री यंग मैन, बट हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी सीरीज में कि अमिताभ बच्चन से पहले भी क्या कोई एंग्री यंग मैन थे इंडियन सिनेमा में कि नहीं। और जो एक्टर हम जिनके बारे में पहले बात कर चुके हैं या जिनकी मूवीज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग एन एंग्री यंग मैन, वो है राज कपूर। पहले हम दो उनकी मूवीज को उन पे बात कर चुके हैं, जो कि है आवारा और जागते रहो। और आज हम बात करेंगे ये राज कपूर की एक और मूवी के बारे में जिसका नाम है श्री 420। बहुत ही उस टाइम के हिसाब से मुझे लगता है इट्स अ वेरी रोमांटिक मूवी भी कह सकते हो, कमर्शियल मूवी भी कह सकते हो। काफी सोशल इश्यूज को भी इस मूवी में बताया गया है, बट काफी मतलब कहते हैं ना, पूरी एक कंप्लीट मूवी के तौर पे आप इस मूवी को देख सकते हो। ऑल्सो अगर हम पहले राज कपूर की मूवीज, जो हम पहले मैं दो मूवीज के नाम ले चुकी हूँ, आवारा और जागते रहो, तो बहुत ही कंट्रास्ट दिख रहा है इनके कैरेक्टर में। मतलब जैसे कि आवारा में वो बहुत ही रिलक्टेंट क्रिमिनल के रूप में सामने आते हैं, और जागते रहो में वो एक बहुत इनोसेंट विलेजर की उन्होंने भूमिका निभाई है। और इस मूवी में अ, ही उनका जो कैरेक्टर उन्होंने इस मूवी में प्ले किया, जो कि राज के नाम से ही प्ले किया है उन्होंने, बहुत ही कॉन्शियस अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स ऑफ क्या उनके आसपास हो रहा है, कैसे जिंदगी चल रही है या देश कैसे चल रहा है, या कैसे अपनी वो जिंदगी चला सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। काफी कॉन्शियस कैरेक्टर है, काफी अवेयर कैरेक्टर है। तो काफी कंट्रास्ट है, मतलब क्योंकि आवारा में भी मतलब ही वाज कंप्लीटली नॉट देयर, जागते रहो में भी ऑब्वियसली ही वाज नॉट कंप्लीटली देयर, क्योंकि बड़े नाइव दिखाए गए हैं। और वहां पे आवारा में उनको जैसे मैंने बताया, बड़ा रिलक्टेंट क्रिमिनल के वो करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते, काफी कंफ्यूज दिखाई दिए हैं उस मूवी में। बट यहाँ पे उनके जब जैसे मूवी शुरू होती है, उनके फंडास बहुत क्लियर दिख रहे हैं। ही इज ओके डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू मेक इट बिग इन लाइफ। एंड तो इस तरह से है। तो हम इस मूवी के बारे में बात करेंगे, श्री 420। एंड एज यूजुअल मेरे साथ है तजिंदर, and we will welcome him and then we will start talking about this movie. Hi Tajinder, how are you? Hello, Gargi. I'm very good. How are you? I'm good too, thank you. So Tajinder, क्या कहना चाहेंगे? आपने श्री 420 मूवी देखी, एंड मैंने थोड़ा सा अभी थोड़ा सा राज कपूर के कैरेक्टर को मतलब थोड़ा कंपेयर किया, जो उनका कैरेक्टर आवारा में और जागते रहो में था, जो कि हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वी कैन एक्चुअली पोस्ट लिंक ऑफ बोथ दीज मूवीज के बारे में, जो हमने हर फिल्टर टॉक करी है, वो भी हम कर लेंगे, ताकि जो भी ये देख रहे हैं वो वाली वीडियोस भी देख सके एंड कंपेयर कर सके। यस, सो आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिज कैरेक्टर विज़ इन आवारा एंड जागते रहो? हाँ, बिल्कुल। आवारा और जागते रहो में जैसे हम देखते हैं कि खासकर जागते रहो में एक सिंगल कैरेक्टर और रिलक्टेंट सा और डरा सा कैरेक्टर पूरी मूवी में पोर्ट्रे किया है। ट्रांजिशन होती है बिल्कुल एंड में आके, जब वो डेजी रानी उसको इंस्पायर करती है एंड फाइनली वो फिर नरगिस के पास जाते हैं जहाँ पे उनको पानी मिलता है। आवारा में ट्रांजिशंस हैं, पर वो ट्रांजिशन सटल सी है, क्योंकि एक बचपन से उनको क्राइम की तरफ धकेला जाता है और वो ट्रांजिशन सिर्फ वो कैरेक्टर लेवल पे होती है। मतलब अलग कैरेक्टर नहीं हो रहा, एक सिंगल कैरेक्टर में ट्रांजिशन है। यहाँ पे तो हमें बिल्कुल श्री 420 में वो 420 हमारे साथ भी कर रहा है, क्योंकि 420 आईपीसी में है धोखाधड़ी का धोखाधड़ी, हाँ केस। जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस मूवी में वो सबको धोखा दे रहा है कि हमें कुछ सीन्स के बाद, कुछ सिचुएशन के बाद हमें ये नहीं पता कि राज कपूर या राज कैसे एक्ट करेगा उस फिल्म और उस सिचुएशन में। और अपना रियल नाम यूज किया है इन्होंने, रणबीर राज बताया, इसमें कपूर ही यूज नहीं किया। और जो मास्क हैं वो हमें टाइटल्स जब स्टार्ट होते हैं तभी दिख जाते हैं, एक रोता हुआ और एक हंसता हुआ। और Yes. वो कभी थिएटर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो हमेशा दो मास्क बहुत बार यूज किए जाते हैं, मतलब वो सिंबल भी बन चुके हैं। और स्टार्टिंग में ही जो आइडेंटिटी लेके आता है, और जो मेरा जूता है जापानी जो गाना शुरू होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाता है वो गाना। और उसमें
बहुत सारे हमें वो दिखते हैं, कंट्रास्ट दिखते हैं, जब जो उसने नॉर्म्स को चैलेंज करना है वो भी दिखता है कि हाथी के ऊपर पहले ये दिखाया जाता है कि एक राजा चल रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस आता है, वो डिम हो जाता है, वो फेड हो जाता है, और ये आता है हाथी के ऊपर चल रहा है और अपने आप को बिगड़े दिल शहजादे कह रहा है। हम्म और इसके साथ ही एक और सीक्वेंस आता है उसमें कि ये सड़क से जा रहा है और वहां पे कुछ वर्किंग लेडीज जा रही है, सर के ऊपर हम्म उन्होंने हम्म वो जो टोकरी। कंस्ट्रक्शन वर्कर भी हो सकती है, हाँ तो जी। वो लोहे की जो टोकरी, हाँ। उसको हिंदी में कई इलाकों में कुछ भी कह सकते हैं, पर वो लेके जा रही है, उसके तरफ देख के हंस रही है। हम्म और एक सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में एक हमें बात करनी चाहिए कि ये ओ, बांसुरी बजाता हुआ जा रहा है, एक दो अगले सॉन्ग में भी ये बजाएगा बांसुरी, और इसके पीछे सांप पड़ जाता है। उसका सिंबलिज्म सिर्फ खतरा ही नहीं है, वो सिंबलिज्म हम जब बात करेंगे सिंबलिज्म के बारे में, जब फीमेल कैरेक्टर्स की होगी तब भी हम बात कर लेंगे कि एक तरीके का वो सेटन का रिप्रेजेंटेशन भी है, और जो कि उसको एल्योर करेगा, सेड्यूस करेगा बुराई की तरफ, तो ये भाग जाता है वहां से। तो हम्म एक तरीके का शेक्सपियर जैसा इसने सिस्टम यूज किया है, जैसे वो हम्म एक्सपोजिशन देता है फर्स्ट हम्म सीन। हमेशा शेक्सपियर में क्या होता है कि फर्स्ट एक्ट फर्स्ट सीन में वो सारा कुछ एक्सपोज कर देता है, उसको एक्सपोजिशन ही बोला जाता है हमेशा। तो ये हम्म सॉन्ग मूवी को समझने के लिए काफी अच्छा है कि वो हम्म क्या 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 उसका मूड कैसा रहने वाला है और कैसी होने वाली है। पर जो हम्म उसके जो फेसेस चेंज होते हैं वो हम्म कॉन्शियसली करता है, कई बार उसको दूसरे कैरेक्टर फोर्स करते हैं। हम्म कि नहीं करी जाना, सारी कटनी बनती है एडिटिंग से जाके। जैसे माया उसको कपड़े पहना देती है, वो उसके घर कपड़े देने जाता है, पैंट कोट, क्योंकि माया के पास एक पहले से इंडिविजुअल था जो जुआ खेलता था, पर वो हम्म शराब में धुत था, और ये वैसे ही बैठ के ताश के पत्ते शफल हम्म कर रहा होता है, तो उसको दिखता है ये हर बार इक्के लेके आ जाता है, तो हम्म इसको कपड़े पहना के वो लेके जाना चाहती है जुआ खेलने के लिए। हम्म और जब ये कपड़े पहनता है, उसके साथ ही वो अपनी कॉमिक लुक जो चार्ली चैपलिन वाली इसने अपनाई थी, वो कपड़े भी उतर जाते हैं, और वो लुक भी वही सो कॉल्ड अपर सोसाइटी जैसे जेंटलमैन जैसी लुक आ जाती है उसमें, और उसी सीरियस सी लुक के साथ, क्योंकि उसको वो राजकुमार बनने के लिए कहती है, हम्म तो शायद पिंपली का राजकुमार कहते हैं, उसके वर्ड प्ले काफी होते हैं कॉमिक, जो हम्म वो वर्ड यूज करते हैं उसको। पर वो कहता है कि मैंने तो ये तो मेरे लिए आसान है, एक पहला मास्क उतार के मैं दूसरा पहन लूंगा। हाँ, वो ये बोलता है कि पहला फेक मास्क, फेक को बोलता है वो, एक हिंदी में जो वो नकली मास्क, पहला हम्म, नकली नकली मुखौटा उतार के एक और नकली पहनना। तो हाँ, उसके हिसाब से मतलब वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है जो उन्होंने पहले भी मास्क पहना हुआ था वो भी नकली था। बिल्कुल, उसने सॉन्ग ने नहीं बता दिया कि ये जरूरत क्यों पड़ी उसको। अगर हम ये कहें कि वो सोशलिस्ट आइडियल्स को लेके मूवीज बनाते थे, वो उसकी ऐसा बेंट था राजपूत की मूवीज का कि वो हम्म सोशलिज्म को प्रमोट करती थी, पर उसमें भी एक सोशलिज्म के एनिमी को क्यों यूज करेगा वो। हम्म मेरा जूता है जापानी, हम्म जापान तो एनिमी था उस टाइम पे, और वो हाई कैपिटलिज्म का वो रिप्रेजेंटेटिव बाद में भी बना, जब रिकंस्ट्रक्शन हुई है जापान की, अमेरिका ने पूरी सपोर्ट की है, और अब उसकी आर्मी भी रही है वहां पे, एयरफोर्स भी रही है, अभी भी है बहुत सारे आइलैंड्स पे। तो हम्म वो एक तरीके से हमें अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा कि मैं क्या हूँ। मेरा बट जूता मैं जापानी अभी है, मैं और एक चीज। काफी अलग अलग चीजें हैं, दिल हिंदुस्तानी है, दिल अंदर की बात है, वो स्पिरिचुअलिटी की बात है, वो दिल हिंदुस्तानी धीरे 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 हमें पता चलता है वो कैसे है, कुछ कुछ हमें मिलते हैं उसमें, जैसे रेफरेंसेस। वो सोशलिज्म भी कह सकते हैं आप अपने देशवासियों के लिए या अपने सेक्शन के लिए जो गरीब है उनके लिए वो कह सकते हैं कि ये जो उसकी फीलिंग्स है, जैसे ललिता पवार केले बेच रही है, वो 2 आने के 3 बेच रही है, ये कहता है नहीं मैं तो 3 आने के 2 ही लूंगा। वो समझ ही नहीं पाती, क्योंकि हम्म उसको वो इस तरीके से वो उस सिस्टम में फंसी हुई है कि लोग आके उसके साथ ही मोल भाव करेंगे, बड़े किसी होटल में जाके नहीं करेंगे, जब खाना हम्म खाएंगे वहां मोल भाव नहीं होता।
मोल भाव वो जो सड़क पे बैठे हैं, रिक्शा चलाते हैं, हम उनके साथ ही करते हैं। हम मॉल में जाके किसी के साथ मोल भाव नहीं करते। तो यस। कितनी बार बोलता है, फिर वो बैठ के सोचती है, फिर इसको दोबारा बुलाती है, पहले तो वो चला जाता है। तो वो वाला जो है, हमें शुरू में वो भी पता चल जाता है कि ये ऐसा भी है, इसमें अच्छाई भी है। और धीरे धीरे हमें इसके करेक्टर के अलग अलग कलर्स दिखने शुरू होते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू करेक्ट माई सेल्फ कि वो जब ये बोलता है कि मैं एक नकली मास्क नहीं, वो एक्चुअली ये बोलता है कि मैं एक नकली चेहरा उतार के एक और नकली चेहरा पहन लूंगा। तो वो एक्चुअली उसको मास्क भी नहीं बोलता है, वो चेहरा ही बोलता है। तो आई थिंक हाँ, हाँ, तो चेहरा वुड बी, चेहरा तो आपका अपना ही होता है, बट चेहरा एक चेहरा उस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि जो मैंने बोला था उसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं उस आइडिया को, कि उसने बीए की हुई है, इलाहाबाद से आया है वो, जो कि अपने आप में एक सिंबलिज्म है कि वो नेहरू का बर्थ प्लेस है। पर नेहरू के आइडियल्स, सोशलिस्ट आइडियल्स लेके वो एक हाई कैपिटलिस्ट सिटी में पहुंचा है। चाहे वो हमारे देश में है, पर कैपिटलिज्म का अभी भी एक्सट्रीम है आज के दिन। तो वहां पे जो आइडियल्स लेके आया है, वो उसका क्लैश होना लाजमी है। और वो बेरोजगार है, तो उसको एक बार खाने के लिए भी पैसे नहीं है। वो हमेशा जेब पूरी निकाल के दिखाता है, जेब का कपड़ा इनसाइड आउट करके, कि मेरे पास पैसा नहीं है। जब केले भी खरीदता है, वो मोल भाव कर रहा है, उसके पास आइडियल्स हैं पर उसके पास कैपिटल नहीं है। तो पूरी मूवी में वही दिखेगा, उसका जो दुख है, जान दर्द कह लो, जितने मर्जी से इन्होंने यूज कर लो, वो उसको रिजिलियंस है उसकी, कि मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं हंसूंगा और लोगों को भी हंसाने की कोशिश करूंगा। और उसके जो छोटे छोटे एंटिक्स है, जो शरारतें कर रहा है लोगों के साथ, वो सारा एक हंसी क्रिएट करने की कोशिश करता है। और एक फ्री स्पिरिट है वो। और जब वो इचक दाना गाने के बाद बच्चों को छुट्टी डिक्लेयर कर देता है, वो समझा नहीं पाता नरगिस को कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि बच्चे को खेलेंगे कूदेंगे, ये एक दिन पढ़ने से छुट्टी होगी तो क्या, क्योंकि उसको पता है कि मैंने बीए कर ली है। उसको यकीन नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि इसने बीए की है। ये जेब में इसको सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ता है, 2 बार दिखाता है ये सर्टिफिकेट। और एक बार नरगिस को भी दिखाता है उस सीक्वेंस के बाद, कि उसको पता है मैं बीए करके मुझे नौकरी नहीं मिल रही, ये बच्चे उस इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है उनकी, और उनको सबड्यू ही कर रहा है पूरा सिस्टम। जो वो रिडल्स है उस गाने में, इचक दाना में सारी रिडल्स है। वो एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में ही है सारा कुछ, उसी में उनको फंसा रहे हैं। और उसमें रह के उसको पता है कि वो कहाँ पहुंचा है, और वो भी लगभग वहीं रहेंगे। Yep, 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 yep. That's true, that's true. ऑलराइट, तो फिर आगे आते हैं इस मूवी में। उसके बाद फिर ये होता है कि ऑब्वियसली वो माया से मिलता है, एंड माया से मिलने के बाद उसको एक नई लाइफ मिलती है, एक नया सब कुछ, मतलब माया उसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। जैसे आपने बताया कि वो उसे प्रिंस ऑफ पीपली बोला जाता है, कि वो वहां के राजा हैं, और राज नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है एक सोसाइटी में, जहाँ पे एकदम से उनको काफी पॉपुलैरिटी मिल जाती है अपने बातों की वजह से, या जैसे वो कार्ड्स खेलते हैं, या अपने टैलेंट की वजह से, कि वो कितनी इजीली पैसा बना लेते हैं कार्ड्स खेल के। सो ऑब्वियसली उनको एक कम्प्लीटली एक नया सोसाइटी देखने को मिलती है, एक नई नई आइडेंटिटी, एक नया चेहरा मिलता है फॉर टू से। एंड वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं माया से। अब जैसे ही वो माया से इन्फ्लुएंस होते हैं, उसी तरह जब वो माया से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो उसी टाइम पे विद्या से दूर हो रहे होते हैं, राइट। मतलब क्योंकि उन्होंने जैसे विद्या को बोला होता है कि वो आएंगे उनके घर उनके फादर से बात करने के लिए संडे को, तो वो उस दिन माया के पास जाते हैं, वो सूट को डिलीवर करने, और वहां से वो पार्टी में जाते हैं, वहीं से उनका सारा चेंज होता है, राइट। और उसके बाद मतलब फिर उसके बाद ऑब्वियसली दिवाली आती है, एंड देन वो विद्या को एक न्यू साड़ी देते हैं, गिफ्ट करते हैं, और फिर वो विद्या को सेम उसी पार्टी पे लेके जाते हैं। एंड विद्या डजंट लाइक ऑल ऑफ दैट। वहां पे माया भी मिलती है, एंड उनका आपस में कन्फ्रंट्रेशन होता है, और जो भी होता है, ऑब्वियसली विद्या वहां से चली जाती है, और विद्या बहुत क्लियरली उनको बोलती है कि मेरी ये जगह नहीं है, और मुझे लगता है तुम भी जिस रास्ते पे जा रहे हो
वो एक डूम की तरफ ही लेके जाएगा इवेंचुअली आपको, राइट? तो वहां पे ऑब्वियसली हम देखते हैं कि दो इन्होंने ऑब्वियसली दो फीमेल कैरेक्टर्स दिखाई हैं। एक का नाम विद्या है और एक का नाम माया है। विद्या जो कि नरगिस ने प्ले किया है, और वो विद्या पोर्ट्रे करती हैं विजडम, ट्रूथफुलनेस एंड एजुकेशन, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, और एक सही रास्ते पे चलना, एक सही तरीके से अपनी जिंदगी को लीड करना, जिसके लिए मतलब अपना प्राइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन दी अदर वर्सेस माया जो कि एक और फीमेल कैरेक्टर है, वो ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करते हैं ग्लैमर, मनी, झूठ, या फिर इवन फ्रॉड, या फिर यू नो धोखा देना किसी को, या बिट्रे करना अपने फायदे के लिए, जो कि बहुत नॉर्मल होता है माया के लिए। उनको कोई, जब वो राज को पहली बार लेके भी जाती हैं ताश खेलने के लिए, और जबकि राज की वजह से ही वो सारे पैसे कमाती हैं, बट वो उनको 20,000 कुछ कमाती हैं उस एक दिन में, और वो राज को सिर्फ 10 रुपीज देती हैं एज अ टिप। तो बेसिकली वहां पे वो माया का पूरा एक कैरेक्टर दिखाया गया है कि अगर किसी वजह से वो पैसा कमा भी रही है, उनको उसका भी बिल्कुल वो नहीं है, मतलब उसकी भी कदर नहीं है कि वो किस वजह से पैसे कमा रही है। वो जो जिससे उनको फायदा है, वो उसको भी धोखा दे सकती है। तो बेसिकली जो बिट्रेयल है वो उनके अंदर ही है, मतलब उनकी वो नेचर में है। द बिट्रेयल इज इन हर नेचर, माया की नेचर में। तो ये ऑब्वियसली बहुत ही सिंबॉलिक नेम्स भी दिए गए हैं, विद्या और माया, और बहुत सिंबॉलिकली दोनों फीमेल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। और यही दिखता है मूवी में कि राज कपूर डेफिनेटली माया नॉट टूवर्ड्स द गर्ल, नॉट टूवर्ड्स के वो फीमेल कैरेक्टर के टूवर्ड्स नहीं अट्रैक्ट होते हैं, बट वो उस लाइफ स्टाइल के टूवर्ड्स डेफिनेटली अट्रैक्ट होते हैं। वो चाहते हैं कि उनको भी एक बेटर लाइफस्टाइल मिले। वो मतलब जब उनको विद्या और माया में चूज करना होता है, तो वो इनिशियली माया को ही चूज करते हैं। मतलब माया एज इन, आई एम नॉट अगेन टॉकिंग अबाउट द फीमेल कैरेक्टर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक लाइफस्टाइल को चूज करते हैं कि जहाँ पे ही इज ओके गिविंग, ही इज ओके बिट्रेइंग पीपल। उनका लेकिन यही एक वो जस्ट अपनी तरफ से वो ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि वो उन्हीं को धोखा दे रहे हैं जो दुनिया को धोखा दे रहे हैं, जो ऑलरेडी धोखेबाज लोग हैं, वो उन्हीं को धोखा दे रहे हैं, मतलब बड़े लोगों को ही धोखा देके वो पैसे कमा रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो इस तरह से जस्टिफाई करते हैं। तो यही एक है कि दोनों कैरेक्टर्स को बहुत सिंबॉलिकली दिखाया गया है। और मैंने एक बार पहले भी ये बात करी थी, अगेन इफ आई कैन टच अपॉन दिस, कि ऑब्वियसली हमने पहले बात करी है, बट मैं ये दोबारा बोलना चाहूंगी बिकॉज आई वांट यू टू यू नो स्पेसिफाई दिस, कि विद्या को ऑब्वियसली बहुत ही सबमिसिव और बहुत ही वैसे दिखाया गया है, गरीब, या फिर हु इज ऑलवेज, मतलब हु हैज डजंट हैव गुड थिंग्स इन हर लाइफ। और माया को ये दिखाया गया है हु हैज ऑल द गुड थिंग्स इन हर लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट। तो मतलब ये हम कब तक ऐसा ही रखेंगे कि विद्या हमेशा ही काइंड ऑफ एक ठीक है, विजडम और ट्रूथफुलनेस तो रहेगी, बट कभी भी वो अच्छी चीजें क्या लाइफ की एंजॉय ही नहीं कर पाएगी। और माया ऑन दी अदर हैंड विल ऑलवेज एंजॉय गुड थिंग्स, बट ठीक है, हो सकता है उनमें कुछ एक ट्रूथफुलनेस कम हो। तो मतलब कहने का मतलब है, विल दिस गो ऑन फॉर एवर? मतलब हमें विद्या को, अगर आपने सच्चे रास्ते पे चलना, तो आपको क्या गुड थिंग्स इन लाइफ कभी भी नहीं मिलेगी, इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। एक उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि मुड़ मुड़ के ना देख जो गाना है, जहाँ पे हमें एक ट्रांजिशन दिखती है, अलग ट्रांजिशन दिखती है राज के कैरेक्टर में, कि वो वहां से चली जाती है, इसको रहना पड़ता है, नरगिस चली जाती है, इसको वहीं पे रहना पड़ता है, क्योंकि जो इसका मेन विलन है, हमें 3 फिल्मों में पहली बार एक मेन विलन मिला है। आवारा में भी था, के एन सिंह ने किया था वो रोल, पर यहाँ पे बहुत ओवर पावरिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है ये, और उसके बिहेवियर को उससे ज्यादा कंट्रोल कर पा रहा है वो इसको रोक लेता है दरवाजे पे, वो कहता है तुमने 3 महीने के मुझसे एडवांस लिया हुआ है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे तो काम करना पड़ेगा। और ये जो मुड़ मुड़ के ना देख होता है गाना, वो करते करते वो पहले तो ये उदास है, इसके मन में नरगिस की वो आ रहा है ख्याल। गाना तब स्लो चल रहा है, धीरे 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 उसका पेस बढ़ता है, और ये पूरा इसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है उसी टाइम पे। और माया, चाहे वो शुरू में उसको वो कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, चीट नहीं कर रही, पर वो हम टुवर्ड्स द एंड हमें देखते हैं कि वो भी इसके प्यार में है। जैसा कि हम देख सकते हैं प्यासा मूवी के साथ, अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे कभी,
तो उसमें जो मीना का रोल माला सिन्हा ने किया है पोर्ट्रे, उससे प्यार करती थी गुरुदत्त से, पर विजय से, पर वो उसने प्रेफरेंस दी पैसे को, क्योंकि उसको चाहिए था घर, उसको चाहिए था पैसा, लाइफ में स्टेबिलिटी। तो अगर वो देखें कि हम, एक हमारी इनहेरेंट नेचर है, एक हमारी स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट है, अगर प्यार को हम स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट बोले, तो वो कैरेक्टर बिल्कुल वो नहीं है कार्टून कैरेक्टर की तरह, उसको भी उसकी तरफ वो अट्रैक्टेड है। उसके साथ वो एंड में बोलते भी है क्लाइमैक्स में कि हम चले जाते हैं, कि मेरे पास टिकट है, हम दोनों चल के कहीं और रहेंगे जहाँ ये कोई भी नहीं आ सकता। तो वो दोनों के बीच में वो भी खींच चल रही है। और माया का जो जहां तक ताल्लुक है, माया को वो कंफ्यूज कर रहा है लक्ष्मी से। दिवाली पे जब आना था, मंदिर जाना था, लक्ष्मी देवी के मंदिर जाना था, वो लेके जाता है इसको माया के पास। उसको लगता है कि ये माया लक्ष्मी है। नरगिस पूछती है, तुम तो कह रहे थे कि लक्ष्मी के मंदिर में जाना है, और जहां पे जुआ चल रहा है वहां पे वो कहता है यही लक्ष्मी का मंदिर है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसके दिमाग में है, राज के कैरेक्टर में। और ग्लैमर इसीलिए है क्योंकि उसने सिड्यूस करना है। वो वाइफ है, एक तरीके से ग्रीड पैदा करता है। अगर हम क्रिश्चियन मेटाफर्स भी यूज करें, या हमारे अपने स्पिरिचुअल मेटाफर्स भी, अपनी सिविलाइजेशन के भी यूज करें, दोनों में एक ही तरीके से वो एक उसके अंदर ग्रीड पैदा कर रहा है, उसके अंदर भूख पैदा कर रहा है बहुत सारी चीजों की। तो उसका अट्रैक्टिव होना लाजमी है, तभी वो आंखें बंद करके भी उधर खिंचा चला जाएगा। और सरस्वती ने विजडम देनी है, स्पिरिचुअलिटी देनी है, तो वो जो विजडम है, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन है, उसका आप क्या करोगे? उसको आप स्प्रेड करते हो। जो पैसा है उसका आप क्या करते हो? अगर माया है, अगर वो माया है तो आपकी अटैचमेंट है उसके साथ। माया ऐसी चीज है, और अपनी लाइफ बेटर करते हो उससे, आप वो अपने लिए यूज करते हो आप ज्यादा। हाँ, गुड गुड और बैड का वो बिल्कुल अपनी इनहेरेंट नेचर पे डिपेंड करता है कि आपको फुलफिलिंग लाइफ कौन सी लग रही है। यहाँ पे हम जो अमीर सेक्शन दिखाया है हमें, जिसमें सारे जुए में, बिजनेस में, क्योंकि वो जो धर्मानंद है, सोनाचंद धर्मानंद, वो बिजनेस में भी है। वो इसको जुए के बाद नेक्स्ट लेके जाता है शेयर मार्केट्स में, सट्टे में, और फिर एक पूरा एक पोंजी स्कीम स्टार्ट कर देता, चिट फंड स्कीम स्टार्ट कर देता कि 100 रुपए में घर दूंगा सबको, और वो पहले ही कहता कि मैंने किसी को घर नहीं देना, हम तो पैसे लेके भाग जाएंगे। तो उनको सबको स्कीम करना पड़ रहा है, पैसा इकट्ठा करने के लिए भी और पैसा बचाए रखने के लिए भी। जुआ खेलते टाइम पे भी वो सिलेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा ये हार जाता है राज से, और फिर भी कहता कि मुझे पैसा जाने का कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि आपसे मुलाकात होगी। क्योंकि वो तो पहचान ही लेता है, उसको पता था कि ये राज कौन है। उसको चाहे प्रिंस दिखाया तो उसको तो पता था कि वो पहले से मिला हुआ था उससे, कि ये कहाँ रहता है। उसके घर के नीचे ही फुटपाथ पे वो सोता था रोज। तो इन सब चीजों में हम ये कह सकते हैं कि वो उसका सिडक्टिव होना लाजमी है, वो होगी ही माया। लक्ष्मी जरूरी नहीं सिडक्टिव हो, लक्ष्मी सिडक्टिव नहीं है। पर वहां पे कंफ्यूजन है राज के कैरेक्टर में, जो कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और उन दोनों के बीच में दूरी भी क्रिएट करती है। और सिंबलिज्म के ही ऊपर है हम तो। एक जब ये माया को छोड़ के, माया कैरेक्टर को छोड़ के जाता है उसके पास, सोनाचंद के पास, वो बहुत बड़े हॉल में बैठा है, एक टेबल है और बहुत बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठा है, जैसे कि सेटन बैठा हो। एक सीन में दोनों ही होते हैं कि एक बार वो कह भी देता कि तुम्हें माया का साथ देना चाहिए, तुम्हें, और साथ में वो ऐसे ऐसे भी करता है, और माया, दूसरी माया भी उसके पास खड़ी है। उसका एक मतलब हम कह सकते हैं एक आइडियल है, एक सिंबॉलिक सिंबॉलिक माया है, और एक हमें मटेरियल माया भी दिख रही है, फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल माया। वैसे ही वो जो विद्या है, वो उसको कोशिश कर रही है कि वो अच्छे रास्ते पे चले। वहां पे जाना, जैसे हमने पहले भी बात की थी, आवारा के टाइम पे भी, वो अपहिल टास्क है। वहां पे जाना बहुत आसान नहीं है, अच्छे रास्ते पे जाना। ये सोचना कि मेरे पास अगर 500 रुपया है, मुझे 100 की जरूरत है, मैं 400 दूसरे के साथ शेयर कर लूं, ये बहुत मुश्किल है। इसके दिमाग में आइडियल्स थे राजपुर के, पर वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं।
वो इजीली डिस्ट्रैक्टेड है। वो उसकी फ्लो है कैरेक्टर में, और वही उसके फ्लो को आगे लेके जाता है कि जब वो आते ही स्टार्ट करता है शहर में जिंदगी, 45 रुपए की वो यूज कर रहा, नौकरी कर रहा है लॉन्ड्री में। वो अपना मेडल बेचता है जो उसको ईमानदारी के लिए मिला था। वो ईमान गिरवी रखता है एक तरीके से। वो डायलॉग्स भी ऐसे यूज होते हैं। तो हम्म। वो ईमान हमेशा वो फिल्म में और भी डायलॉग यूज होते हैं, जैसे ईमान बिक जाना, ईमान वापस लेना। तो जब वो देने आती है नरगिस उसको ईमान उसका, तो माया कहती है ये ईमान नहीं है, ये 80 रुपए तोला में सोना बिकता है, ये हम्म। सोने का मेडल है सिर्फ। हम्म। क्योंकि वो उसको, माया उसको उसकी वर्थ में, उसकी रुपीज की वर्थ में तोलती है। उसको ये नहीं पता कि उसको मिला क्यों था, उसने अर्न किया था वो। या उसने किसी से छीना नहीं था, उसने खरीदा भी नहीं था। खरीदा नहीं था। और जब एक और बात होती है कि जब वो उसको साड़ी पहनाता है, क्योंकि वो 45 रुपीज की ही होती है उसकी नौकरी। वो हम्म। साड़ी माया की ही होती है, कि धुलने के लिए आई है, इसको दे देता है कि तुम पहन लो। और हम्म। वो साड़ी एक तो पहले खींचती है उसकी, सबके सामने लोग हंसने लगते हैं, और प्रूव कर देती है कि वो राजकुमारी भी नहीं है जैसा राजकुमार ने पोर्ट्रेट किया था उसको। एंड में इसके साथ भी वैसा ही होता है, क्योंकि जिस जगह पे है, एक तो जैसी करनी वैसी करनी वो, एक तो जैसी करनी वैसी भरनी वो वाला हो गया, कि जो आपने किया वैसा ही आपके साथ हुआ। दूसरा, जिस ग्रुप में है वो, उनके पास कोई मोरालिटी, कोई एथिक्स कुछ नहीं है। हम्म। सोना चंद को वो जो लग रहा था कि नोटों से भरा बैग है, उसको वो चाहिए था, इसलिए वो उसकी साड़ी खींच के उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, ताकि वो घूम के वापस आए मेरे पास, या क्योंकि वो घूमने की तो साड़ी पहनने की दोबारा और वापस आएगी इसके पास। और जब वो आ जाती है, और जो साड़ी होती है जब वो घर के जाके उतारती है हम्म। नरगिस, उसके ऊपर उसको सांप दिखता है। तो हम्म। ये सिंबलिज्म ऐसा है कि उसको क्रिश्चियन सिंबलिज्म में जो ईव है उसको, जो सांप है, सेटन सांप बन के उसको सिड्यूस कर लेता है कि फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लो, ये कर लो, जो स्टोरी हम सबको पता है। पर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ईव सिड्यूस नहीं हो रही, यहाँ पे एडम सिड्यूस हो रहा है। ईव हम्म। मोरली अपराइट है। ईव उसको बचा के लेके आ रही है। गार्डन ऑफ ईडन पॉसिबल नहीं है 20th हम्म। सेंचुरी में, वर्ल्ड वॉर के बाद भी, और जो हमारी इंडिपेंडेंस भी हुई है उसके बाद भी हमने एक तो इतना सारा एक दूसरे को मारा है हमने, इस सब कॉन्टिनेंट में रह के, दो देश बना के। और दूसरा, कैपिटलिज्म भी इस हद तक गया हुआ है, वहां पे गार्डन ऑफ ईडन पॉसिबिलिटी नहीं है। वो थोड़ा सा अमीर लोगों के लिए बना हुआ है। इनके लिए जो प्रोमिस्ड लैंड है, वो अब उसकी बात होगी कि वो कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी। हम्म। एक और इस मूवी में एक थोड़ा पीछे ही जा रही हूँ मैं, बट एक डायलॉग जो कि राज कपूर बोलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आज भी सच है या हमेशा ही सच रहेगा। वो ये बोला जाता है कि वो ये बोलते हैं राज कपूर कि हमेशा एक गरीब को ही क्यों लेक्चर दिया जाता है एक सही रास्ते पे चलने के लिए, और मतलब ताकि सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए। बाकी जो अमीर लोग होते हैं वो तो हाँ कंटिन्यू करते रहते हैं चीटिंग या वेल्थ, और उनकी वेल्थ बढ़ती ही रहती है। बट गरीब अगर कुछ थोड़ा सा भी अलग रास्ते पे चलने या सच्चाई से थोड़ा सा भी अलग चलने की कोशिश करता है, एक तो उनको सबसे पहले मोरालिटी दिखा दी जाती है उनके सामने, और दूसरा मोस्टली ऐसा होता है कि वो कर भी नहीं पाते हैं, वो बन भी नहीं पाते हैं अगर वो बनना चाहे। बट जो अमीर हैं वो तो चीटिंग करते भी रहते हैं और आगे से आगे बढ़ते भी रहते हैं। तो ये क्या है, ये मतलब इज इट टू डू विद जस्ट बीइंग अमीर एंड गरीब, और इज इट समथिंग एल्स? ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये नेहरू के आइडियल्स लेके आया है, ये नेहरू का भक्त बन के नहीं आया, अंध भक्त बन के नहीं आया उस शहर में, जहाँ इसके दिल में भी जो आइडिया आइडिया है, दिल है हिंदुस्तानी, वो आइडियल्स हैं वसुधैव कुटुंबकम के। वो आइडियाज उसके साथ साथ ये भी है सर्वोदया और अंत्योदया, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिससे हम दूर जा रहे हैं। हम सिर्फ आंख बंद करके मंदिर में जाके माथा टेक के, गुरुद्वारे में जाके माथा टेक के आ जाते हैं। सर्वोदया, हमारी दया सबके लिए होनी चाहिए। अंत्योदया, हमारी जो पंक्ति में अखीरला बंदा बैठा, हमारी दया वहां से स्टार्ट होनी चाहिए। पर जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, वो इंडिविजुअलिस्टिक है।
वहां पे हम सबसे पहले अपने आप को रखते हैं कि व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी, अगर मैंने कुछ करना है तो उससे मुझे क्या फायदा होगा। हम्म। घर, इसीलिए सोनाचंद धर्मानंद वो घर तो वो स्कीम दे रहा है लोगों को, सपने बेच रहा है। वो यही कह रहा था, मैं लोगों को सपने बेच रहा हूँ, घर नहीं दूंगा किसी को। और वो सपने खरीदने आए हैं लोग मेरे पास, और वो सपने अफोर्डेबल घर के एक कैपिटलिस्ट दे रहा है, जो हम्म। सरकार ने देने थे, जो हम्म। सरकार जिसमें फेल होती हुई दिख रही है हमें 1950s में आके। हाँ। क्योंकि लोगों को, लोग 100 साल तक वेट नहीं करेंगे, उनको घर Yeah. चाहिए जो फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। तो घर तो आज ये तक भी नहीं मिले हैं, खैर अब तो 100 साल भी होने वाले हैं इंडिपेंडेंस को। तो इकोनॉमी बढ़ते बढ़ते चलो मिलने शुरू भी हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना किसी अलग अलग नाम से हर सरकार में चलती रहती है, तो हम्म। गरीबों को जगह भी मिल जाती है, घर भी मिल जाते हैं। हम्म। तो ये एक तरीके से बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। एजुकेशन, खाना, हेल्थ, घर, ये चीजें अगर नहीं है तो अनरेस्ट होगी। जो हम्म। हमें लोगों में इतनी भीड़ लोगों की क्यों इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर वो विश्वास करते हैं राज पे, वो स्कीम देख के कि ये स्कीम अगर इसके नाम से चली है, तो उसको पता नहीं होता कि उसके नाम से इश्तेहार निकाल दिया है उसने, सेठ ने। पर उसका नाम देख के लोग आंखें बंद करके पीछे आ रहे हैं, जैसे Yes. किसी भी मास लीडर के पीछे लोग आते हैं। और हम्म। वो डिसइल्यूजनमेंट वाले फेज में नहीं जाता। यहाँ पे हम्म। लोग डिसइल्यूजनमेंट वाले फेज में नहीं जाते, क्योंकि वो जो क्लाइमेक्स है उसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो प्रूव कर देता है कि ये ही गलत थे, अमीर हम्म। ही लोग गलत थे, और इन्होंने आपके पैसे लिए, चाहे आप पैसे वापस ले लो, नहीं तो सरकार के पास जाओ कि हमारे पास 100 रुपया करके 1.5 करोड़ रुपया है, और आप हमें जमीन दो, और हम्म। मैं भी आपके साथ मिलके घर बनाऊंगा, आप भी घर बनाना, क्योंकि मेहनत हमें करनी पड़ेगी। हम्म। जमीन की कमी नहीं है हमारे देश में, और ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कभी भी हो सकती हैं। हम्म। जब, पर कैपिटलिज्म उसमें तब पैसा डालेगा, तब आएगा जब वो उसको अपना फायदा दिखेगा, जब उसको प्रॉफिट प्राइम मिलेगा। लोकेशन, जैसे लैंड मिलेगी। जैसे हमने 80s 90s में बहुत सारी मूवीज देखी हैं, जाने भी तो यारो इसी प्रेमिसेस पे बेस्ड मूवी है, सारे बिल्डर ही है उसमें तो, हम्म। कि हम्म। प्राइम लोकेशन पे और लैंड यूज चेंज करके हम पार्क में भी एक बिल्डिंग बना देंगे। वो सारा कुछ क्या हो रहा है, उनको हम्म। प्राइम लोकेशन पे बहुत फायदा होगा। गरीबों को निकाल के भी अगर, धारावी को अगर, जो सब एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, उसको हम्म। अगर रीडेवलप करने की बात हो रही है, तो उस एरिया में और कितनी हाई राइज बनेगी। हाई हम्म। राइज बनाने का मतलब है कि बहुत सारे एरिया में जो झोपड़ियां हैं उनको एक बिल्डिंग में हम कितने सारे एरिया को कवर कर लेंगे, कि थोड़ी सी जगह में वो बहुत सारे लोग रह लेंगे, और बाकी हम्म। जगह पे क्या बनेगा, उससे हम्म। कितने हजारों करोड़ों रुपए बनेंगे। हम्म। जब तक उनको ये फायदा नहीं दिखेगा एक कैपिटलिस्ट को, तब तक वो उसमें पैसा नहीं लगाएगा। नहीं लगाएंगे। सरकार, अगर नेहरू सोशलिस्ट आइडियल्स लेके चल रहे हैं, तो वो मिक्स इकोनॉमी हम करते रहे शुरू से लेके एंड तक। और कैपिटलिज्म विद इंडियन वैल्यूज, जिसमें लाइसेंस राज चलता रहा, जिसमें एक फैमिली को फिर दूसरी फैमिली को आगे बढ़ाते रहे, वो सारा कुछ वैसे ही चलता रहा। हम्म। हमारे आइडियल्स में था सोशलिज्म, हमने 71 में इंदिरा गांधी ने ऐड कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन में भी, पर वो ग्राउंड पे नहीं दिखता। सोशलिज्म और सेकुलरिज्म ऐड करने से, और उसके बेटे के टाइम पे जब वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, देश के कैपिटल में राइट्स हो रहे हैं, और उसकी मदर ने वो चीज ऐड की थी। तो अगर वो आइडियल होता तो उनकी डेथ के बाद भी वो नहीं होने देते कुछ भी। हम्म। तो ये सारी चीजें आइडियलिज्म में है, वो आइडियलिज्म ही लेके आया है राज कपूर का कैरेक्टर राज। और यहाँ पे आके उसका रियलिटी के साथ कन्फ्रंटेशन हो रहा है। नौकरी लेने आया था, बीए करने के बाद वो नौकरी करने आया था, आते ही उसे पता चल गया कि मुझे नहीं मिलेगी अगर मैं ईमानदार हूँ, मेहनती हूँ। So coming to the last part of the movie, जब वो क्या कहते हैं 1.5 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट इकट्ठा हो जाता है, जो लोग 100 रुपए घर के लिए देते हैं और 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठे कर लेते हैं, तो राज कपूर उन सबको कहता है कि अगर आप चाहते हैं आप अपने 100 रुपए वापस ले लें, नहीं तो ये 1.5 करोड़ रुपया लेके गवर्नमेंट के पास जाएं और उनसे लैंड की मांग करें और अपने घर खुद बनाएं, खुद मेहनत करके अपने घर बनाएं। यही एक तरीका है घर बनाने का, क्योंकि 100 रुपए में तो ऑब्वियसली आपको कहीं घर नहीं मिलेगा।
तो इसके बारे में आप व्हाट डू यू थिंक, आप क्या बोलना चाहोगे कि जो वो एक प्रॉमिस लैंड होता है वो एक्चुअली में प्रॉमिस लैंड है कि बस उनको कहीं कहीं से उठा के कहीं बहुत दूर रख दिया गया है? हाँ, ये दोनों चीज है। एक तो ये अगर हम बिब्लिकल रेफरेंसेस जो हमने ट्रेस करने की कोशिश की है इसमें, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जैसे मोसेस एक प्रोमिस लैंड की तरफ अपने लोगों को वो फारो से छुड़ा के लेके गया था, हम्म। और पर उसको एज पर गॉड्स विल उसको राइट नहीं था वहां पे उस जगह पे पहुंचने का। इजराइल ढूंढना था उन्होंने, इजराइल मिल गया उनको। बट यहाँ पे ये एक प्रॉफिट की तरह तो काम कर रहा है, लोगों को हम्म। इंस्पायर भी कर रहा है। हम्म। और अगर मैं एंग्री यंग मैन की भी बात करूं, जब फाइनल सीक्वेंस में इसको गोलियां मारता है सोनाचंद धर्मनंद हम्म। धर्मानंद, तो हम्म। वो कहता है कि ये पैसे लेके भाग रहा था। वो लोग बाहर खड़े हुए थे, वो भी सारे आ जाते हैं, पुलिस को भी ये बुला हम्म। लेता है कि मेरे हम्म। घर में डाका पड़ गया है। हम्म। और वो एक ये उठ जाता है बीच में ही, जब वो पूरा हम्म। एस्टेब्लिश कर देते हैं कि ये चोर था, ये आपके पैसे लेके जा रहा था, इसने लूट लिया हम्म। आपको। तो वो खड़ा हो जाता है, वो सारे हैरान हो जाते हैं ये खड़ा कैसे हो गया। तो ये दो तीन चीजें, पहले तो उनको फंसा देता है ऐसे कि पिस्तौल मैंने रखी थी तो गोलियां भी मैंने हम्म। डाली थी, नकली थी। और तूने, अगर मैं चोरी करके जा रहा था, तुमने एक गोली क्यों नहीं मारी, तुमने 6 गोलियां क्यों मारी मेरे। और उसके बाद एक स्पीच देता है फिर दोबारा, हम्म। जिसमें वो सबकी इंटेंट को एक्सपोज करता है। हम्म। तो एंग्री यंग मैन होने का मतलब है कि नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना, जिसके अगेंस्ट वो जा रहा है, और वर्किंग क्लास के लिए काम करना, वो दिख रहा है इसके अंदर। उनके लिए शुरू से इसका बेंट है। जब ये जुआ भी खेल रहा है, जब ये इसके नाम पे कंपनी भी बन गई है, राज 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 3 बार राज है उसमें। हम्म। और फॉरेन के लोगों को भी ये शेयर बेच रहा है। तिब्बत में सोना निकला है, वहां से एक नया गोल्ड रश स्टार्ट किया, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े लोग इससे शेयर खरीदने के लिए आ रहे हैं। हम्म। उस टाइम पे भी ये जाता है। दिल का हाल सुने दिल वाला अगर पहले गाना आता है, तो रमैया बस्ता भैया तब आता है जब ये वहां पे एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, कंपनी हम्म। चला रहा है, और हम्म। इसको अच्छी तनख्वाह भी मिल रही है। और उस टाइम पे भी ये वहां जाता है, उनके हम्म। पास जाता है। और इसकी लगभग शायद हम कह सकते हैं फाइनल ट्रांजिशन भी वहां पे होती है, हम्म। क्योंकि वो गाना भी एक तरीके से स्टोरी की तरह चलता है, उसमें नरगिस भी आएगी। हम्म। और फाइनल स्टोर हम तब कह सकते हैं जब वो मेडल ही लेके आ जाती है इसके पास, और ये उसके पीछे पीछे भागता है। तो हम्म। एक पूरी ट्रांजिशन सॉन्ग्स की हम इतनी इंपॉर्टेंस है कि सारे सॉन्ग में भी हम देख सकते हैं कि प्लॉट कैसे अनडेवल हो रहा है धीरे 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 करके। हम्म। और जो प्रॉमिस लैंड की बात है वहां तक तो वो ले गया। अब आगे प्रॉब्लम है कि हम हमारा जितना यूनिवर्स है, हमारी जितनी विजडम है, हम उसके अंदर ही सोच सकते हैं। हम्म। अगर वो सोनाचंद धर्मानंद के पास रह रहे थे लोग, उसके घर के नीचे रह रहे थे सारे, कुछ तो हम्म। रह रहे थे, उन सबको उठा के गवर्नमेंट से लैंड मांगी गई है। वो लैंड हम्म। कहाँ मिलेगी, उस हम्म। शहर में नहीं मिलती है। तो जो हम दिखाते भी है बिल्कुल वो एक वाइल्ड सा एरिया है। और एक जब वो लेके जाती है, ये छोड़ के जा रहा होता है शहर हम्म। को, और नरगिस इसको लेके आती है वापस। और वो कहती है कि चलो वो घर बन गया, हम भी वहीं चलते हैं। और हम्म। उसको लेके जाती है हाई लैंड से, एक पहाड़ी जैसी लैंड से, वो नीचे देखते हैं कि उधर बन गया है घर। और वो बिल्डिंग एक खड़ी हुई है, हाई राइज तो नहीं है, पर वो 5 5 10 10 फ्लोर के वो ब्लॉक्स बने हुए हैं बहुत सारे। तो हम्म। वो इमेज अब दो तरीके से हम देख सकते हैं। जहाँ तो वो मुंबई से बाहर है, हम्म। जब वो बॉम्बे था। तो हम्म। अगर वो सारी वर्किंग क्लास है, तो उनका काम कहाँ था, वो वहां पे काम करते थे उस शहर के अंदर, या। क्योंकि वो रह रहे थे उसके आसपास 2 4 5 किलोमीटर के एरिया में। अगर हम्म। उनको शहर से बाहर भेजना है, उसका मतलब है उस टाइम पे भी कम से कम 20 25 30 किलोमीटर, अगर 20 किलोमीटर भी होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के कितने साधन थे उस टाइम पे, और वो हम्म। कितना अफोर्ड कर पाएंगे, जो हम्म। कि एक घर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उन हम्म। चीजों को कितना अफोर्ड करेंगे। सिर्फ घर देने से कुछ नहीं होगा, हम्म। उनको घर कहाँ राइट। मिला है, उनका काम उस पर भी डिपेंड करेगा। तो उस हिसाब से उसको रेजोल्यूशन देना मूवी को आसान है कि हम्म। उनको घर मिल गए।
और हैप्पीली एवर आफ्टर वाली सिचुएशन आ गई है इसमें, जो कि हमें मेजोरिटी ऑफ एंग्री यंग मैन में मिलेगी, हम्म जैसे कि हमें दिखता है वो आमतौर पे अमिताभ बच्चन की मूवीज में। हम्म गन भी आई है इसमें, गन पिछली हम्म मूवी में भी, उसमें भी इसने मारा था आवारा में भी। पर यहाँ पे गन ये नहीं चला रहा, और वो गन का इनडिस्क्रिमिनेट यूसेज नहीं हो रहा। कम से कम इसको भी ओवर ग्लैमराइज नहीं किया इसको। हम कह सकते हैं कि ओवर आइडियलाइज किया हुआ है लोगों ने। हम्म जो इसके आसपास के लोग हैं इसको हम्म आइडियल मानते हैं, इसको एक तरीके से वर्शिप के लेवल तक, रेफरेंस के लेवल तक तो कम से कम जाते ही हैं वो सारे लोग। हम्म हम्म तो दे लुक अप टू हिम, वो अपने लिए, वो इंस्पायर करता है इनको। उसके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस है कि वो इंस्पायर करता है इनको कि तुम लोगों को करना पड़ेगा मिलके। हम्म पुलिस इनिशियली तो इसको भी ले जाती है ना साथ में, तो बाद में प्रूव होता है कि बाद में एंड में हम देखते हैं कि ये पुराने उसी कॉस्ट्यूम में आ गया है, और डंडे के साथ अपनी गठड़ी बांधी हुई है, और वो खड़ा हुआ है साइड पे, और वो सारे पुलिस की गाड़ी में जा रहे हैं। पर वो जो सारे जा रहे हैं, वो 10-20 जितने भी फंसे, और इसने 15,000 लोगों से अगर लिया था, जो 15,000 जो स्लम डवेलर से, इसको इसकी वजह से वो रिमूव हो गए उस एरिया से। और अगर वो रिमूव होंगे, उनके जाने से ही रियल एस्टेट वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी उस एरिया की, अगर हम इस टर्म्स में आज सोचें। एक तो मूवी को एंड करना तो वो अच्छा तरीका है उसको एंड करने के लिए, क्योंकि वो फिक्शन है, और उसमें कहीं ना कहीं जाके कोई रेजोल्यूशन देना है उनकी स्टोरी को भी। पर हम ये कह सकते हैं कि वो कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है। पर एक अच्छे वर्क ऑफ आर्ट का काम सोल्यूशन देना वैसे भी नहीं होता, उसका काम है क्वेश्चन खड़े करना। और उसने बहुत सारे क्वेश्चन खड़े किए हैं हमारे ऊपर भी, मिडिल क्लास के ऊपर भी, कि हम कैसी लाइफ चाहते हैं। वो रिलेटिव टर्म्स में ही होगी, हमारी अच्छी लाइफ रिलेटिव टर्म्स में ही होगी। अगर कंट्रास्ट बहुत ज्यादा है, इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होगा, जिससे अनरेस्ट क्रिएट होगी। और वो जो भीड़ खड़ी थी वो बिल्कुल शांत भीड़ थी, भीड़ कभी शांत नहीं होती। अलग कॉन्टेक्स्ट में है प्यासा मूवी में, प्यासा मूवी देखी जा सकती है उसके लिए, कि उसका जो क्लाइमेक्स है वो भीड़ क्या कर सकती है, जिसको वो आइडियल मानती है अपना। जब वो आइडियल चेंज हो जाता है गुरुदत्त, तो उसके साथ क्या कर सकती है। तो वो भीड़ के खतरे हमने 1917 के रेवोल्यूशन में भी देखे थे रशिया में, और 47 में भी हमने भीड़ बना के दोनों साइड पे बहुत सारे लोगों को मारा। तो वो चीज ये अपनी तरफ से इतना कम से कम कर देता बिलीवेबल, कि उनको इंस्पायर करता कि आप लोग इकट्ठे हो तो इकट्ठे ही रहो और मिलके काम करो। ये सोशलिस्ट आइडियल्स, ऐसी स्टोरी लाइन बनाना जरूरी है, और एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एक वर्किंग लाइफ की तरफ लेके जाना हीरोइन का, वो बहुत जरूरी है। जब वो उसको छोड़ेगा, वो हीरोइन उसका साथ नहीं देगी। हीरोइन उसके साथ प्यार करती है, वो कपड़े दूसरे भी पहने, उसके साथ चाय पीने फिर भी आ जाती है वो। पहले भी वो चाय की उस टपरी पे बैठ के उसको कन्फेस कर देता है कि उसके अंदर भी अच्छाई भी दिखाता है कि मेरी तो 45 रुपए तनख्वाह है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कहती हम मिलके तो कर सकते हैं। पर फिर वो ये पैसे की तरफ चला जाता है, माया की तरफ चला जाता है। पर एंड में भी जब वो अमीर भी है तब भी इसके साथ आती है। तो उसने हमेशा पिक्चर में रहना है। जब भी ये डिग्रेडेशन की तरफ जाएगा वो जाएगी, पर वो एक कंडीशन रखेगी, दिस इज द लाइफस्टाइल यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू गो विथ यू। तो एक तरीके की इंस्पिरेशन भी है, एक तरीके का वो इंडोक्ट्रिनेशन भी कर रही है वो। आई मीन एक्चुअली नरगिस का रोल अप, अभी तो हमने 3 मूवीज ही देखी हैं, आवारा, जाते रहो और अभी ये श्री 420। तीनों मूवीज में मतलब नरगिस प्लेज जैसे वो ही उनको ग्राउंड करके रखती है डिफरेंट तरीके से, है ना। चाहे आवारा में वो थोड़ी क्रिमिनलिटी के टूवर्ड्स थे, या इस मूवी में वो फ्रॉडुलेंट या 420 के टूवर्ड्स थे, और जागते रहो में वो थोड़े इनोसेंट थे। बट हर जगह पे नरगिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, जहाँ पे वो उनको ट्रुथ
की तरफ लेके जाती हैं और उनको ग्राउंड करती हैं और उनको एक बैलेंस स्ट्राइक करती हैं उनकी पर्सनालिटी में हर जगह जाके. सो yeah, and also just wanted to comment on Nargis and Raj Kapoor's chemistry. It is so nice to see them. मतलब I don't remember के और कौन सा मतलब yes, I mean Shah Rukh Khan and Kajol have been very popular in Indian cinema. But I think Raj Kapoor and Nargis tops the chemistry. I mean, जो उनके बीच में chemistry है या जो the way they look together on the screen and the way they look so comfortable with each other and real, बहुत real लगते हैं एक दूसरे के साथ even if they are playing different characters in different movie, but they just look so good together. So yeah. और जब कोई रोमांटिक सॉन्ग होता है उसमें ज्यादातर अगर हम ऑब्जर्व करें तो कैमरा नरगिस पे ही होगा. नरगिस पे और होता है. इतने अच्छे एक्सप्रेशन क्योंकि राजपूत भी नहीं दे पाता जितने ऑनेस्ट एक्सप्रेशन वो दे पाती नरगिस थी. और उनकी बिल्कुल. I mean, पूरा अभी चेहरा बता दिया. when you're talking about it, I literally have goosebumps right now. मतलब when you just said this, कि कितने honest expression नरगिस दे पाती है. Yes, I mean it completely shows that she obviously had a lot of love for Raj Kapoor in her heart in whatever way, but she definitely had a lot of love in her heart. So that's there. And yes, I think we are at the end of another unfiltered talk on Rhythms of Rhyme. एंड आज बहुत अच्छी बात रही श्री 420 के बारे में. एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी, मैं जितनी राज कपूर की मूवीज अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ और देख रही हूँ, जस्ट लाइक बहुत ज्यादा मुझे इम्पैक्टफुल मूवीज लगती है. मतलब बहुत ही वेल थॉट, वेल मेड मूवीज है. Hardly you will see any loose end or hardly you will experience any goof ups in the movie or anything. So मतलब that I would like to say कि बहुत ही well made movies हैं. Very very well made movies. So yes. Anyways, आज हम end करते हैं अपना unfiltered talk on Rhythms of Rhyme. Until next time, दोबारा मिलेंगे एक और मूवी के साथ unfiltered talk पर. Bye bye.